बल्कि वो भूल गए कि हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में शेर और सिंगनियां पैदा होती हैं। शेर और सिंगनियों का मुकाबला गीदड़ नहीं किया करते हैं। उसने यहाँ पे बाजू में गोली मारी, फिर नीचे पैर में 2 जगह पे गोलियां मारी, तो मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। जितनी इनकी उम्र थी ऑलमोस्ट उतनी गोलियां उन्होंने हमारे लिए खाई। He had 15 bullet injuries, 2 hand grenade wounds and an arm hanging from tendons and skin. पर जज्बा सिर्फ एक था, देश को सुरक्षित रखना है, अपने साथियों को बचाना है। हम सातों जवानों ने जाकर के फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके ऐसे फेंक दिया उसके ऊपर। तो उसके कोट के अंदर हुड लगा हुआ था, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता उसका सर यहाँ से फट गया और हमारे ऊपर आकर के गिरा। और इस धरती को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक पहुंचा था, यहाँ पे गोली लगी। दोबारा से मेरी टीम ने हमला किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। Hi, I'm Ruchi Singh and you're watching Ruchi Singh Talks. आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज आप मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंडियन आर्मी फैंस हैं तो कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में इंडियन आर्मी फैंस के नाम का एक लिंक है, उसे भर दें। जब भी इंडियन आर्मी पर मैं कुछ भी बनाऊंगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब भी भारत की आजादी के बाद का इतिहास लिखा जाएगा, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हम हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो सोचते हैं कि कैसे होते हैं ऐसे लोग। इट्स माय ऑनर, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस न्यू इंडिया के आजाद भगत सिंह से बात कर रही हूँ। आने वाली जनरेशन भी ऐसा ही बोलने वाली है, कैसे होते हैं सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव जैसे इंसान। मैं कई सालों तक देश के बाहर थी और मुझे वहां की एक बात बहुत अच्छी लगी। दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कंट्री, बहुत गर्व है उन्हें अपने देश पर और होना चाहिए। और मैंने ये देखा कि हम वहां पे भी जो हमारे इंडियंस थे, नॉट एवरीवन बट काफी लोग, और यहाँ इंडिया आने के बाद भी मैंने देखा कि बहुत आसानी से अपने देश की कमियां ढूंढते हैं और उसे बोलते हैं। और उनके रोल मॉडल्स, हीरोज सब दूसरे देशों के हैं, जबकि हमारा ओन कंट्री इज फिल्ड विथ हीरोज, फिल्ड विथ रियल स्टोरीज ऑफ करेज, लीडरशिप एंड पेट्रियोटिज्म। और ये सोचकर मैंने इंडियन आर्मी के लीडर्स, हीरोज के इंटरव्यू लेना शुरू किया। अमेजिंग स्टोरीज ऑफ करेज। जनरल कार्डोजो, जिन्होंने अपना पैर खुद अपनी खुखरी से काट दिया इन 1971 वॉर, या जनरल पंडित, लेजेंडरी आर्मी ऑफिसर, जिनकी कमांड में हमारी भारतीय सेना ने रात के वक्त टोटल अंधेरे में केवल 4 घंटे में पाकिस्तानी माइनफील्ड हटा दिया, जो कि पाकिस्तान ने सोचा था कि इंडियन आर्मी को एटलीस्ट 2 दिन लगेंगे, हमने 4 घंटे में कर दिखाया। और ये इंटरव्यूज लेना, इसके पीछे मेरा एक पर्पस है, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने देश के वीर जवानों और ऑफिसर्स, अपने इंडियन आर्मी की वीरता की स्टोरीज आप सब तक पहुंचाऊं, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। हमारे इंडियन आर्मी के अदम्य साहस, ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी एंड इंस्पायरिंग लीडरशिप का वर्ल्ड में कोई मुकाबला नहीं है। और इसी जज्बे से मैंने आप सबसे हमारे 21 परमवीर चक्र रेसिपिएंट्स की कहानी शेयर करने का निश्चय किया है।
and the series is called India's highest military decoration, Paramveer Chakra. Stories of supreme courage, leadership, and patriotism. Per episode, one story of leadership and courage of these real heroes. जो परमवीर चक्र है, it is the highest, India's highest military decoration awarded for displaying distinguished acts of valor during wartime. And हमारे देश में अब तक केवल 21 परमवीर चक्र रेसिपिएंट्स हैं. आज तक सिर्फ 21 सैनिकों को परमवीर चक्र मिला है, जिनमें से एक हमारे इंडियन एयरफोर्स से है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों. बाकी 20 हमारे इंडियन आर्मी से है. 21 में से 14 वीरों को ये परमवीर चक्र मरणोपरांत मिला है. अभी हमारे देश में केवल 3 लिविंग रेसिपिएंट्स ऑफ दिस अवार्ड है. सूबेदार मेजर बाना सिंह, सूबेदार मेजर संजय कुमार एंड सूबेदार मेजर एंड ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव. It is an immense honor for me that our guest is a living legend, a real hero, an embodiment of courage, वीरता और देशभक्ति का सच्चा स्वरूप. सूबेदार मेजर and honorary captain Yogendra Singh Yadav. He is the youngest recipient of the Paramveer Chakra, the highest military decoration of India. He was just 19 when he received this honor. जितनी इनकी उम्र थी, almost उतनी गोलियां उन्होंने हमारे लिए खाई. He had 15 bullet injuries, 2 hand grenade wounds, and an arm hanging from tendons and skin. पर जज्बा सिर्फ एक था, देश को सुरक्षित रखना है, अपने साथियों को बचाना है. Thank you so much. Thank you so much for coming on my show. Thank you, Ruchi. Thank you. And मैं आपको सच्ची में दिल से थैंक यू बोलती हूँ फॉर आपने जो हमारे लिए, मेरे देश के लिए किया, हमारे लिए किया. आपको सल्यूट है. और आपकी इमेंस ब्रेवरी की स्टोरी वैसे तो हर इंडियन जानता है, जिसको भी देश से प्यार है उसे पता है. बट मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी स्टोरी शेयर करें. पर उससे पहले एक और क्वेश्चन है. हमारे फौजियों में, चाहे वो ऑफिसर हो, जवान हो, कोई भी हो, देश के लिए मर मिटने का जज्बा होता है. हर किसी को परमवीर चक्र तो नहीं मिल सकता, बट हर एक फौजी अपने देश के लिए मर सकता है. जबकि पाकिस्तानी आर्मी में काफी सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि जब मतलब वो हमसे ज्यादा सैनिक होते हुए भी, बेटर सिचुएशन में होते हुए भी सरेंडर कर देते हैं. जैसे मैंने जनरल कार्डोजो से जब उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बताया कि 71 की वॉर में 8000 पाकिस्तानी ट्रूप्स ने 532, मतलब 8000 और 532 थे हम, हमारे सोल्जर्स को सरेंडर कर दिया. और हमारे सैनिक कभी पीछे नहीं हटते. मैं आपके ही शब्दों को दोहराती हूँ, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, हमारे सैनिक का शरीर चाहे गोलियों से छलनी हो जाए, उसकी आखिरी सांस ही क्यों ना बची हो, उसके शरीर में लहू की एक ही बूंद क्यों ना बची हो, तब भी उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, कभी पीछे नहीं हटते. तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जज्बा, ये साहस कहाँ से आता है कि हम कभी पीछे नहीं हटते चाहे जान चली जाए? ये जज्बा, ये साहस इस मिट्टी से आता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की मिट्टी वीर और वीरांगनाओं की मिट्टी है. इसमें ऋषि और मुनियों की भी मिट्टी है. इसमें तप की, जप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की मिट्टी है ये. और इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं. इस मिट्टी के संस्कार हमारे रूह के अंदर समाहित हैं. तो जैसे आपके अंदर संस्कार भरते हुए चले जाते हैं, वैसे ही आपके अंदर जज्बा, हौसला, सोच बनती हुई चली जाती है. और अगर मैं सैनिकों की बात करूं, तो सैनिक का तो एक उसका जो ट्रेनिंग है, उसका कार्यशैली है, उसका वहां का रहन सहन का और काम करने का जो इन्वायरमेंट है, वो उसके अंदर वो जज्बे भर देते हैं, वो सोच पैदा कर देता है कि परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हम अपने दायित्व और कर्तव्य का हर हाल में निर्वाह करेंगे. क्योंकि एक सैनिक जो वर्दी पहनता है, उस वर्दी के पीछे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा होता है. वो राष्ट्र की अखंडता, एकता के प्रतीक है वो वर्दी.
अगर हमें उनको, अपने देशवासियों का विश्वास अगर जीतना है, तो हमें अपने दायित्व, अपने कर्तव्य के लिए अगर अपने आप को मिटाना भी पड़े तो संकोच नहीं करना है, क्योंकि इस धरती पे जो आया है उसने जाना तो है। मरना तो हर व्यक्ति को, हर जीव जंतु को है, लेकिन मरने से पहले वो ऐसे कर्म कर जाए, ऐसे कर्मों के चिन्ह छोड़ जाए कि सदियों सदियों तक वो जिंदा रह सके, वो अमर हो सके। तो इससे बड़ा एक सैनिक के लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। सैकड़ों लोग आज दुनिया में मर जाते हैं, कौन याद रखता है, लेकिन एक सैनिक मरता है तो पूरा देश रोता है। तो उस सैनिक को वो भाव, वो भावनाएं चाहिए, वो सम्मान चाहिए, और उसी सम्मान की खातिर, अपने राष्ट्र की खातिर वो उसके अंदर हौसला, जज्बात पैदा होते हैं, और उसी के लिए वो अपने आप को सर्वोच्च न्यौछावर कर देता है। थैंक यू। आप तो वैसे ही अमर हो चुके हैं। मैंने आपको बताया ना, जब भी हमारा आजादी के बाद का इतिहास होगा तो आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये सच है। और आई थिंक हमारे ट्रेनिंग में भी, जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। मैंने जितना भी पढ़ा है, जितना मैं खुद से जानती हूँ, मैंने कभी भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा जहाँ हमारी फौज ने पीठ दिखाया हो या घुटने टेक दिए हो। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी। बिल्कुल, ये तो होना ही था, क्योंकि देखिए, इस जो देश की माएँ हैं, वो अपनी छाती का दूध पिला करके बच्चों को ये बोलती हैं कि सरहद पे जा रहा है, पीठ दिखा के मत आना, छाती पे गोली खा करके आना। तो माओ का जो वो एक जज्बात है, जो एक भाव है उस बच्चे के अंदर, उस सैनिक के अंदर इतना कूट कूट करके भर जाता है कि वो कभी सोचता ही नहीं है। वो सोचता है सिर्फ राष्ट्र सुरक्षित रहे। अगर मेरा राष्ट्र सुरक्षित है तो मेरा परिवार भी सुरक्षित है, मेरी माँ भी सुरक्षित है। बहुत सही है, बहुत सही है। और मुझे ये भी पता है कि सिंस आप खुद, आपके पिताजी फौजी थे, तो बचपन में वो मैं भी, मतलब हम वो, आप समझेंगे ना, फौजी ब्राट बोलते, तो आप भी फौजी ब्राट है, मैं भी फौजी ब्राट हूँ। तो बचपन में एक अलग सा ही होता है, जो मतलब उसके कारण वो पूरी जिंदगी भर के वैल्यू सिस्टम अलग होते हैं। मुझे आपसे एक पूछना था कि आप तो ग्रेनेडियर हैं, and grenadiers with 3 awards have received the highest number of Paramveer Chakra. पर जब आपने ज्वाइन किया था तब ग्रेनेडियर्स के पास केवल 2 परमवीर चक्र थे, हवलदार जी, अब्दुल हमीद फॉर 1965 वॉर एंड मेजर होशियार सिंह फॉर 1971 वॉर। तो आपने कभी सोचा था या ऐसा विश किया था कि भाई कभी मेरा नाम भी आए? परमवीर चक्र बहुत बड़ी बात है। मैं ये कभी नहीं सोचा था। बचपन से सिर्फ एक लड़ाई लड़ने के सपने जरूर देखता हुआ आ रहा था कि मुझे फौज में जाना है और एक लड़ाई लड़नी है, देश के लिए कुछ अपने लहू को बहाना है। ये सपने देख करके मैं बड़ा हुआ, और इतनी जल्दी वो सपने पूरे होंगे ये कभी नहीं सोचा था। और कोई भी सैनिक, मैं ही नहीं, कोई भी सैनिक जब वो लड़ाई लड़ता है तो किसी मेडल के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को फतेह करने के लिए लड़ाई लड़ता है, अपने साथी के लिए लड़ता है, अपने रेजिमेंट के लिए लड़ता है, अपनी सेना के लिए लड़ता है, और अपने देश के लिए लड़ता है। वो मेडल के लिए तो कभी लड़ता ही नहीं। बात है, सही बात है, बहुत बड़ी बात है ये। देश प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है। वो कहते हैं ना, देशभक्ति, देशभक्ति में भक्ति आ जाती है, तो जहाँ भक्ति है वहां और फिर क्या चाहिए ना हमें। बिल्कुल, देखिए देखिए, जब आप विचारों में किसी चीज की साधना करने लग जाते हैं, सच। और साधना में निष्ठा होती है, निष्ठा में समर्पण होता है, और समर्पण में भक्ति होती है, और भक्ति से शक्ति आती है, और उसी शक्ति से वो परिणाम चेंज होते हैं। आपका थॉट प्रोसेस, क्योंकि मैं काफी इस फील्ड में हूँ, कम्युनिकेशन और लीडरशिप कोच हूँ, और ऑल्दो ये मेरे पार्ट ऑफ माय क्वेश्चंस नहीं था, बट मैंने आपको पहले भी सुना है, आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, इतना क्लियर है, इतना क्रिस्टल क्लियर है कि एक्चुअली इस चीज की हम ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सीनियर लोग होते हैं ना जो मैनेजमेंट वगैरह में, उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ता है कि भाई इतना ही बोलो, ये बोलने की जरूरत नहीं। और आपका इतना
क्रिस्टल क्लियर थॉट प्रोसेस, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो बस ये परमात्मा की देन है, सब कुछ है ना। हम सब परमात्मा की संतान हैं और वो हाँ, आप और हम जब पैदा नहीं हुए थे उससे पहले हमारे जीवन का इतिहास लिख चुका था, है ना। आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, जो पलों को गुजार रहे हैं, तो वो उस किताब के पन्ने की तरह डेली की तरह उस पेज को पलट रहे हैं, यस यस है ना। हम एब्सोल्युटली। हम 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 अपनी अगर हम सोचें कि मैंने ये कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। उस परमात्मा ने जो भी था उसकी मर्जी से सब कुछ हुआ है, और उसी की मर्जी से जो होगा वो भी होगा। सच बात है। मैंने कारगिल वॉर पर 2 बहुत इन डेप्थ इंटरव्यूज लिए हैं, ब्रिगेडियर बाजवा एंड जनरल पुरी, जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे उस वक्त। एंड मेरे ऑडियंस में जो भी कारगिल के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते, वो ये दोनों इंटरव्यूज जरूर देखें। लिंक कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में है। और आई एम वेरी लकी, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, बट आई एम वेरी लकी कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। इट्स अ वेरी surreal feeling to be talking to someone who's part of our history and legend of the Indian Army. तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमसे अपना कारगिल का एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। कारगिल का एक अलग ही अनुभव था, और भारतीय सेना के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए कि जब तक आस पड़ोस के अंदर शांति नहीं होगी तब तक हम उन्नति और विकास नहीं कर सकते हैं। और विकास करने के लिए जरूरी है कि शांति हो, और शांति के लिए जरूरी है कि जो है हम एक दूसरे के प्रति दोस्ताना व्यवहार करें। तो हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम के बीच एक शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल बनाया, ताकि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो सके, मैत्रीपूर्ण भाव हो सके, और दोनों देश उन्नति और तरक्की कर सके। लेकिन पाकिस्तान के कुछ एक हुक्मरान नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हो और शांति हो। तो उन्होंने एक 1971 में एक शिमला समझौता हुआ था, जिसके तहत कारगिल, बटालिक, द्रास, ये एक ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर सर्दियों में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने ये समझौते थे कि जो है विंटर के समय में दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने अपने बेस कैंप में आ जाएंगी, और फिर जैसे ही गर्मी आएगी तो फिर अपने अपने पोस्टों पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे देश की सेना जो है एक अनुशासन प्रिय सेना है, हर आदेश को फॉलो करती है। हमने उसी आदेश, उसी कानून के तहत हमारी फौज नीचे आ गई, लेकिन वो नीचे नहीं गए। उन्होंने तमाम सर्दियों के टाइम पे हमारी चौकियों पे कब्जा जमा लिया, और उन्होंने तमाम इतना बड़ा स्टॉकिंग किया कि शायद वो वहां से जाने ही वाले नहीं थे, उनके कुछ इरादे ही अलग थे। तो नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर टू ले जोजिला पास से पूरा ब्लॉक करना उन्होंने शुरू कर दिया। और हम ये नहीं कहते कि हमारा वर्दीधारी ही राष्ट्रभक्त है, हमारा हर एक नागरिक राष्ट्रभक्त है। तो हमारे सिविलियंस लोगों ने हमारी फौज के लिए बोला वहां पर कुछ आर्मी है। तो हमारी फौज के एक दस्ता वहां पे गया, उन्होंने जब वो उनके पास नजदीक पहुंचा तो उसको कैप्चर कर लिया। कैप्टन सौरभ कालिया की वो टीम थी, जिसको आप लोगों ने उनकी बॉडीज के साथ क्या अमानवीय क्रूरता किया था, वो हम सब ने देखा है, सुना है, पढ़ा भी होगा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे वो सूचनाएं, वो खबरें पता चलने लगी, और फौज अपने एक्शन में शुरू किया। उन्होंने इतने मजबूत बंकर बना रखे थे कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से वापस जाएंगे, बल्कि वो भूल गए कि हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में शेर और सिंगनियां पैदा होती हैं। शेर और सिंगनियों का मुकाबला गीदड़ नहीं किया करते हैं। जो उन्होंने अपने बंकर बनाए हुए थे, उन्हीं बंकर को हिंदुस्तान के इन सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके कब्रिस्तान बनाया है। और मैंने वो मंजर भी देखे कि -20 डिग्री टेम्परेचर, बर्फीले तूफान,
ऊपर से दुश्मन के पास पूरा एडवांटेज, भारी गोलाबारी, जबकि एक कदम रखने के बाद दूसरे कदम पर यह पता नहीं था कि मैं जिंदा रहूंगा। उसके बावजूद भी देश के सैनिकों ने कंधे से कंधा मिलाया और कदम से कदम मिलाया और उन्हीं ऊपर की तरफ चढ़ते हुए चले गए। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स उस समय कश्मीर वैली के अंदर तैनात थी। हमको भी आदेश दिया कि आप कारगिल पहुंचे, तो हम द्रास पहुंचे। द्रास में आकर के जैसी इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पर टेररिस्ट हैं, तो उसी के हिसाब से अटैक प्लान पूरा सब कुछ बनाया गया, रणनीति बनाई गई और उसी रणनीति के तहत सबसे पहले हमें तोलोलिंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ने का मौका मिला। उस तोलोलिंग टॉप के ऊपर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा और उस 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप प्राप्त किया। उसके बाद क्योंकि हर एक सफलता के बाद मल्टीपल टास्क और अटैक दिए जा रहे थे, फिर हमें टाइगर हिल का टास्क दिया गया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जब तक हाइट्स हमारे हाथ में नहीं है तब तक हम सफलता को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो सफलता को पूर्ण करने के लिए तो उस सेक्टरों की जो ऊंची ऊंची चोटियां थी उनके ऊपर कब्जा करने का निर्णय लिया गया और इसी श्रृंखला में सबसे पहले द्रास सेक्टर में टाइगर हिल का नंबर था। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट। उसकी पूरी प्लानिंग किया गया, रणनीति बनाई गई, एक टीम गठन किया गया, घातक प्लेटून, जिसमें बहुत सारे जवान हमारे तोलोलिंग टॉप के अंदर शहीद हो गए थे। अब उन जवानों की आपूर्ति उस टीम के अंदर करनी थी। तो मैं श्रोताओं को, दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। मेरी कोई अलग से पहचान नहीं, मैं आप लोगों की तरह ही एक आम इंसान हूं। कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, न ही कोई विशेष योग्यता थी जिसके तहत मैं फौज में भर्ती हुआ, बल्कि एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ जवान था। लेकिन 22 दिन की जो लड़ाई थी तोलोलिंग टॉप के ऊपर, हम 15 जवानों की एक टीम थी जिसका काम था नीचे से ऊपर अपने जवानों को रसद पहुंचाना, अम्नेशन और राशन पानी पहुंचाना। तो हम 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो कंटिन्यू 22 दिन तक बिना थके, बिना सोए, बिना रुके, बिना खाए चलते ही रहे। और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इनको इस टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस प्रकार से मुझे मौका मिला कि मैं उस टीम का सदस्य हुआ। और तब आप सिर्फ 19 साल के थे ना? जी, 19 साल का था। सबसे जूनियर सिपाही था मैं उस टीम का। और उसी टाइम हमारे कमीशन होकर के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह आए थे, उनको उस टीम की कमान दी गई। हमने 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला था और उसके बाद हमने 2 जुलाई को चढ़ना शुरू किया। साथियों, उस पहाड़ी पर रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं। तो रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे, फिर पत्थरों में पड़े रहते। इस प्रकार से हमने 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चढ़ाई चढ़ी। और तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने दरसता है। लगता है शायद वो कल की ही तो बात है। मुझे याद है कि एकदम 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव था, हमने रस्सियां बांधी, रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम ऊपर चढ़ते हुए चले जा रहे थे। दोनों और तरफ ये भी दुश्मन के बताना बंकर जरूरी थे। है कि बहुत ठंडी थी उस समय, बहुत ठंडी थी। माइनस 20 डिग्री टेम्परेचर था। उसमें आप लोग -20 चढ़ रहे थे। मतलब ये खुद अपने बिल्कुल। आप में डिफिकल्टी को कितना बढ़ा देता है। बस उस समय जो भी बाहरी जो डिफिकल्टियां थी, ये सारी जो है, क्योंकि जब एक आपके मन के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर कुछ जब बस जाता है तो बाहरी चीजें आपको मिथ्या लगने लगती हैं, वो आपके शरीर के ऊपर कोई इम्पैक्ट डालती ही नहीं।
क्योंकि हमने आत्मा से उस लक्ष्य को बना लिया था, हम उस लक्ष्य में जी रहे थे। आप जिस चीज में भी जीना शुरू कर देते हो तो आपकी आत्मा वहां चली जाती है। जब आत्मा वहां चली गई तो शरीर में तो कुछ भी नहीं हो सकता। शरीर तो हमारा एक कपड़े की तरह है। जब आत्मा इस शरीर के अंदर होती है तभी तो इसमें जो है दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है, आंसू भी निकलते हैं। सच बात है। लेकिन लेकिन आत्मा तो हमारी वहां चली गई थी, लक्ष्य के ऊपर तिरंगा को फहराना है। तो बस उसी में हम चलते रहे। और जब दुश्मन ने दोनों तरफ उनके बंकर थे, एक साथ फायर खोला तो रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने दुश्मन के 2 बंकर थे। हम 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। फर्स्ट लाइट हो चुकी थी। तो टॉप वहां से 50-60 मीटर रहा होगा। तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहाँ तक आ गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर बम्बारमेंट, गोलाबारी किया कि हम ऐसी परिस्थिति में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत है। यानी मरना निश्चित था। हमने सोचा मरना ही तो है, मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को या दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं करेंगे। और इसी सोच के साथ हम आगे की तरफ रेंगते हुए भागे और उनके बंकर्स में से उनकी डेड बॉडी निकाल करके बाहर फेंकी और उन्हीं बंकर्स को अपना बंकर बनाया और वहां से फायरिंग शुरू किया। उन बंकरों से हम 5 घंटे तक लड़ते रहे। चारों तरफ से कट ऑफ थे, कोई सपोर्ट था नहीं। बस आखिरी सांस तक लड़ना था। जब तक जहां जान थी तब तक हमें संघर्ष करना ही था। फिर धीरे धीरे जब हमारे पास कोई रसद नहीं, कोई अम्निशन नहीं पहुंच रहा है तो अम्निशन तो समाप्त होना ही था। जब बहुत कम मात्रा में अम्निशन बचा तो हमें लगा कि अब हमें कुछ रणनीति चेंज करनी चाहिए। तो हमने प्लानिंग किया किस तरह से हम अपने आपको जो है रणनीति को चेंज करें ताकि दुश्मन बाहर आए और हम ज्यादा से ज्यादा उनको मार सके। कहते हैं लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव सब एंड कुछ वॉर। जायज, सब कुछ जायज होता है इसमें। और इस समय तो आप लोग हमने सिर्फ 7 सैनिक ही थे इस समय। 7 सैनिक थे। फिर जब बहुत कम था अम्निशन तो फिर हमने सोचा कि अब कैसे हम ज्यादा कर सके। तो जैसे उनके दुश्मन की भारी गोलाबारी आने लगी तो एकदम से हमने फायर बंद कर दिया और 3 अलग अलग पत्थरों के पास मोर्चे संभाल करके हम बैठ गए कि जब हम फायर नहीं करेंगे तो शायद वो निकल करके बाहर आएंगे तो हम उनको आसानी से मार सकते हैं। उनको मारेंगे तो उन्हीं का हथियार, उन्हीं का अम्निशन हमारे काम आ सकता है। तो ये लोग के क्या साथ ऊपर से फायरिंग कर रहे थे क्या? सॉरी हाँ मतलब हाँ ऊपर से, यस ऊपर से तो वो और भी डेंजरस है बिकॉज उनको तो आप लोग दिख भी सकते थे रोशनी में। जी हाँ। तो इसलिए बड़े पत्थरों के पीछे हम बैठे हुए थे। तो 20-25 मिनट तक जब हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कि शायद इनका मिशन समाप्त हो गया है या ये मारे जा चुके हैं, क्योंकि बहुत भारी तादाद में गोलाबारी हो रहा था। तो 20-25 मिनट के बाद 10-12 पाकिस्तान के जवान सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था उसके निकल कर कैसे आए जो बिल्कुल हमारे नजदीक आए। तब हमने उनके ऊपर एक साथ फायर खोला तो उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत की घाट उतार दिया। हमने फिर उन्हीं का हथियार उठाया, उन्हीं का अम्निशन लिया, फिर हमने उन्हीं से फायर करना शुरू कर दिया। लेकिन जो 1-2 जो बचा था उन्होंने ऊपर जाकर के अपने कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान है। विद इन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला किया और हमला इतना जबरदस्त कि 20 मिनट तक जितने भी उनके पास वेपन थे तमाम वेपन्स का आधा धुंध फायरिंग हुआ। हमें सर नहीं उठाने दिए। फायर बंद करते ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन हमने भी फायर नहीं खोला। उनके नजदीक आने का इंतजार करते रहे
क्योंकि फायर खुलते ही हमारी लोकेशन जाहिर होगी, और लोकेशन जाहिर होगी तो जाहिर सी बात है कि वो दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान का सैनिक मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए जाता है। तो हम उनके नजदीक आने का जब इंतजार करने लगे, तो जब वो काफी नजदीक आए तो हमारे पास जो एक LMG थी, लाइट मशीन गन, वो उनको नजर आई। जैसे वो नजर आई, सीधा उन्हें उसी के ऊपर RPG का राउंड ऐसे दाग दिया, और वो ग्रेनेड के उस गोले के गिरने के बाद वेपन डैमेज हो गया। उस वेपन के डैमेज होते ही जो चलाने वाले थे उनको भी आकर के पत्थर लगे। तो वो ऐसे हमारा प्लेटून हवलदार साइड में बैठा दूसरे पत्थर के पास, उनकी तरफ वो भागे। तो उस प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द आज मेरे कानों में गूंजते हैं, क्योंकि उस वेपन के जस्ट बाईं तरफ में बैठा हुआ था। उसने बोला, योगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, दुनिया में इस वेपन के सिवा आज कोई बचाने वाला नहीं। मैंने वो वेपन उठा करके उनकी तरफ फेंका। मेरी नजर ऊपर की तरफ गई, जिन पत्थरों से फायर कर रहे उसी के ऊपर से 7 पाकिस्तान के जवान खड़े हुए थे। सर ये तो बहुत नजदीक आ गई, कहाँ पर ये खड़े हुए, शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंची होगी। तभी ऊपर से उसने ग्रेनेड फेंका, तो एक साथी था भाई पीछे लेट करके फायर कर रहा था, उसकी यहाँ से उंगली कटी और दूर जा करके पड़ी। तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको लगा कि शायद उसका हाथ कट गया है। मुझसे बोला, यार मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ देखा, नहीं हाथ नहीं, उंगली कटी है। उनको फर्स्ट एड दिया, तभी एक और जवान इंजर्ड हो गया, उसको भी फर्स्ट एड किया। हम सभी ने बोला कि आप लोग नीचे कूद जाओ यार, है ना, तुम फायर तो कर नहीं सकते, कम से कम अपनी टीम को चढ़ाने का प्रयत्न करना। उन्होंने बोला, नहीं हम नीचे नहीं जाएंगे। बोला, यार जीना है तो तुम्हारे साथ जिएंगे, मरेंगे तो तुम्हारे साथ मरेंगे। क्या जज्बा है। अभी तक स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके बड़ा हुआ था कि एक सैनिक अपने सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, आज प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था। हम जैसे नए जवानों के लिए इससे बड़ी प्रेरणा हो ही क्या सकती थी। तभी एक और जवान था, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, हम दोनों उसकी हेल्प के लिए जाने लगे। शायद मेरा मूवमेंट उन्होंने देख लिया था। फिर ऊपर से ग्रेनेड फेंका, तो ग्रेनेड का एक स्प्लिंटर आकर के मेरे भी घुटने के नीचे लगा। तो मुझे भी लगा कि शायद घुटने से पैर कट गया है, क्योंकि जैसे मैं खड़ा था एकदम से नीचे गिरा। फिर गिरते ही मैंने एकदम से पैर में हाथ लगा के देखा, पैर तो कटा नहीं था लेकिन बहुत गहरा जख्म था। खुद फर्स्ट एड करने लगा, भी फर्स्ट एड कर ही रहा था, तभी एक और ग्रेनेड आगे फटा। उसका स्प्लेंडर उसने यहाँ से ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा सुन्न हो गया, लगा कि शायद आंखें चली गई। काफी देर के बाद जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहू लुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। वहां उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा था, बहुत देर ब्लड साफ करता रहा लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। जब फिर मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ फिर अपने उस साथी के पास गया, पहाड़ी से पीठ लगा करके, ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे। तो मैं उनको बोला, सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दो। तो उन्होंने बोला पहले फायर कर। मैं फायर करने लगा, तो तभी थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक पहुंचा था, यहाँ पे गोली लगी और इधर से खून की फुहार छूटती हुई मैं पीछे की तरफ जब लेटते चले गए तो हाथ पकड़ा मैं, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। बगल में बैठा हुआ मेरा साथी, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी, और उसके मुख से भी क्या यही शब्द निकला। उसको सीने में ब्रस्ट लगा, वो भी आकर के मेरी गोद में सो गया। तभी मैं अपने साथियों को बोला, सर दोनों बंदों की गोली लगी, कैसे हैं? दोनों के दोनों शहीद हो गए। बस इतना ही मैं बोल पाया, तभी उन्होंने इस तरह से आकर के हमको 3 तरफ से घेर लिया। वो पल, गोलियों की बौछारें, और एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तमाम साथी शहीद हो चुके थे, मैं भी उनकी तरफ से मर गया था। उनके कमांडर ने बोला, इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं, सुन ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। तो सामने वाले को जब वो गोली मारी तो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से पड़ा था, उसने यहाँ पे बाजू में गोली मारी, फिर नीचे पैर में 2 जगह पे गोलियां मारी। तो मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन इस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है।
फिर नीचे जो हमारा जहां से हम रात को चले थे लगभग 500 मीटर नीचे एक एमएमजी पोस्ट था, उसको बर्बाद करने के लिए उन्होंने दूसरी टीम को वहां से नीचे से हमारे पोस्ट की तरफ भेजा। जैसे ही वो आदेश दे रहे थे, वो आवाज मेरे कानों तक पड़ रही थी, तब मुझे लगा यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक पहुंच सकूं, उनको सूचना दे सकूं। और दोस्तों, अगर निस्वार्थ भाव और सच्चे श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा, फिर उन्होंने बूट की ठोकरें, पत्थर हमारी बॉडियों में मारते रहे, सब कुछ यातनाएं सहता रहा। काफी देर के बाद उनके कमांडर ने बोला इनके वेपन उठा लो, तो उनका एक जवान आकर के गोलियां मारने लगा, एक वेपन उठाने लगा। तब तक एक मन के अंदर विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाए, उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। साथियों, आज वो विश्वास था कि आज मैं आपके सामने भी बैठा हूं। उन्होंने आकर के फिर दोबारा से वही रोटेशन से गोलियां मारी, फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। और जब वो एक कदम आगे चला, जब उसने राइफल सीने की तरफ करी, तब लगा यार अब नहीं बचूंगा। कहते हैं जाको राखी साइयां मार सके न कोई, और इस धरती को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते। ये माँ जैसा दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करती है। अपने बेटों की शौर्यता और वीरता और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ ने मुझे वो माध्यम चुना होगा। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में 5-5 रुपए के सिक्के भी थे, और जाकर के गोली सिक्कों पर ही लगी और रिकोचिट हो गई। उस गोली के धक्के से मुझे भी आभास हुआ कि यार मैं मर गया हूं। लेकिन अगले ही पल पाकिस्तान का दूसरा जो जवान आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस जब जाने लगा, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, मुझे एकदम से चेतना आई। तो फिर एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। बस मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके ऐसे फेंक दिया उसके ऊपर। तो उसके कोट के अंदर हुड लगा हुआ था, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता उसका सर यहाँ से फट गया और हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के सैनिकों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। और बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने तुरंत उसकी राइफल को ऐसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फायरिंग किया, फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनका मोमेंटम टूट गया, उनके हौसले पस्त हो चुके थे, और वहां से वो भाग खड़े हुए। खिसकता हुआ, रेंगता हुआ मैं उनके पीछे की तरफ फायर करता हुआ गया। 3-4 मीटर आगे जाने के बाद देखता हूँ सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन की डिप्लॉयमेंट है, और वो वहां से भागते हुए जा रहे हैं। मैं सब कुछ वहां से पड़ा हुआ देखता रहा, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, क्योंकि उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन, अपने साथियों को बचाना, पोस्ट को बचाना कैसे भी कर। फिर मैं फिर घिसटता हुआ, फिर रेंगता हुआ धीरे धीरे नीचे आया, अपने साथियों के पास पहुंचा। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है इनमें से मेरी तरह कोई जिंदा होगा। तो आकर के एक एक को देखने लगा। किसी का पूरा सर फटा हुआ था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर बैठ करके रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला। ये हाथ की हड्डियां टूट करके जब आपस में टकराने लगी तो सहनियां पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांधने की चेष्टा करी, लेकिन बंध नहीं पा रहा था। ऐसा लगा कि शायद ये कट गया है, तो मन में आया कट गया तो तोड़ करके फेंक देता हूँ। तोड़ने के लिए झटका मारा, टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। सोचने लगा कि जिधर किधर जाऊं, क्योंकि 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की अवस्था, ये भी पता नहीं कि कहाँ हिंदुस्तान है, कहाँ पाकिस्तान है। न कोई अनुभव है, न कोई तजुर्बा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। पड़ा हुआ सोचता रहा। जैसे मैं आपसे पहले कह रहा, अगर निस्वार्थ भाव और निष्ठा है तो परमात्मा जरूर साथ देता है। तभी वो शक्ति, ऐसी आवाज जिसने सुनाई दी, जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। बिना कुछ सोचे समझे उस नाले में लुढ़क गया।
और लुढ़कते लुढ़कते जब बहुत नीचे पहुंचा तो एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तभी मुझे लगा कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। तो नीचे देखा, मेरे साथी थे, उनको आवाज दिया, वहां से मुझे उठा करके लेकर के आए। दोस्तों, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि ग्रेनेड फटता है, पूरे ड्रेस के चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई ये नहीं कह रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। उनको तमाम ऊपर के ऊपर खींच करके फर्स्ट एड दिया, उनको उनको सूचना दिया, फिर उन वहां से कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद्र ठाकुर को सूचना दिया। तो ऐसे कोई संसाधन थे नहीं जिस पे मुझे लेटा करके बैठा करके वहां तक ले जाया जा सके। कंधे पे जवान उठा करके मुझे वहां तक लेकर के गए। इतना ब्लड निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। शाम हो गई थी। तो कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा कि बेटा मेरे को पहचानता? मैं कहा सब आवाज सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद्र ठाकुर। जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। फिर उन्होंने अपने टेंट के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप चलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं बोला साहब थोड़ा सा पानी पिला दो, क्योंकि अभी जबान हटने लगी थी। तो डॉक्टर आ गया, उसने आकर के ग्लूकोज पिलाया, फिर थोड़ी सी और एनर्जी महसूस हुई। उन्होंने बोला बेटा कुछ बता सकता? मैं कहा हाँ सब बता सकता। तब ऊपर की तमाम घटनाक्रम, तमाम सूचनाएं उनको दिया, और लास्ट में उन्होंने कहा कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट हमने सनूर फील्ड पट्टी की है, खाने के लिए नहीं चाहिए। दोस्तों 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाला आधा बिस्कुट का पैकेट एक बड्डी पियर में हमने खाया था, आधा तो बैलेंस ही था। सर भूख ही नहीं लगती है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से मेरी टीम ने हमला किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो चुका था और सीजफायर हो गया। आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। यस मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि कोई नहीं। इट्स ये कहानियां नहीं है, ये एक जीवन की सच्चाई है। और हमारे फौजी, आप 19 साल के बच्चे थे उस समय, काम आपने ऐसा किया कि आप अमर हो गए, पर थे आप बच्चे। और ऐसे ही हमारा सब, हर सैनिक, हर ऑफिसर मर मिटने को तैयार होता है। और हम इतनी, हमारी सेना इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में, इतनी पेन सह के, इतनी कुर्बानी दे के देश को प्रोटेक्ट करते हैं। आप लोगों के कारण ना, मुझे ऐसा लगता है, आपने कहा था ना कि ये भूमि सॉरी, हाँ मैं इमोशनल हो जाती। ये भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है। और मुझे ऐसा लगता है हमारे जो फौजी है ना, वो भी ऋषि मुनि की तरह ही है। क्योंकि मैं पूरी जिंदगी, बचपन में जो हम देखते हैं ना, वो जीवन में बहुत गहरे में उतरता है। तो बचपन से मैंने ना देखा है, मेरे आसपास इर्द गिर्द सब लोग, मेरे पापा, फ्रेंड्स, भैया लोग जो हमारे सैनिक होते हैं, उनमें ना एक बड़ी मासूमियत होती है और इतना देश के लिए करने का जज्बा। पैसे की कोई वो नहीं है, नाम का वो नहीं है, 10 घर बना लिए वो नहीं है, सिर्फ देश के लिए। और उसके लिए हम इतना, इसीलिए मैंने बोला था कि लोगों को समझना चाहिए कि ये मूवी नहीं है कि गए और बना दिया है। असली में हमारे सैनिक इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में जाके, लड़के, मर के हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं। और हम सारे बाकी भारतीयों की ये ड्यूटी बनती है कि हम ये ऑनर करें जो हमारे सैनिक हमारे लिए बलिदान देते हैं। और हम अपनी तरफ से हर कुछ करें कि ये देश जो आप लोगों ने हमारे लिए बचाया है, प्रोटेक्ट किया है, उसको हम आगे बढ़ाएं और ऐसे खत्म ना होने दे, और इनफैक्ट जब 99 में कारगिल का वॉर हुआ था, तब हम लोग को एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, मेरे पापा तब रांची में पोस्टेड थे और वो पूना आए थे। और फिर मुझे अभी तक याद है वो टेलीग्राम आया था ना, पूरे इंडियन आर्मी को गया था, इन लिeu ऑफ ऑप्स विजय ऑल लीव्स आर कैंसिल्ड, प्लीज रिपोर्ट बैक इमीडिएटली। तो पापा उसी दिन चले गए थे। फिर हमने भी सारे हिंदुस्तान के साथ पूरा वो टीवी पे फॉलो किया।
एंड मैं ना समझ सकती हूँ जो डर होता है ना, मूवीज और टीवी पे, बुक्स में ना हमारे सैनिक का साहस तो दिखाते हैं और हम सब चार्ज अप हो जाते हैं, जैसे उरियना हाउस योर जोश, वो है, होता है। आप एक जीवंत एग्जाम्पल है। बट मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारे सैनिक है वो सुपर ह्यूमन नहीं है, वो ह्यूमन है, इंसान है हमारी तरह। और इसीलिए जो आप लोग करते हैं ना, वो ज्यादा ऑनरेबल है, उसके लिए ज्यादा दिल में इज्जत है, क्योंकि आप आम इंसान होके इतना बड़ा, इतना डिफिकल्ट चीजें हमारे फौजी कर जाते हैं ना, क्योंकि जिंदगी तो हमारे फौजियों को भी प्यारी है, उनको भी दर्द होता है, वो भी रोते हैं। मैंने बहुत सामने से देखा है, मेरे पापा कश्मीर में रह चुके, पंजाब में जब बहुत हाइट पे थी टेररिज्म, तो जब कोई भी हमारा मरता है, चाहे यूनिट का कोई सैनिक हो, दोस्त के पेरेंट्स हो, तो वो जो दर्द होता है ना, वो टीवी पे उतना नहीं दिखा पाते, बट हमने महसूस किया है। और शायद इसीलिए मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, जैसे आपकी कहानी सुनी, पढ़ी, मैं मुझे बहुत, आई गेट वेरी इमोशनल अबाउट इट। और यही कारण है, मैं चाहती हूँ हमारे देश के बच्चे बच्चे को ये कहानी पता होनी चाहिए। और वो जब जाते हैं ना, बैटमैन, सुपरमैन, सब अच्छा है, एंजॉय करो, बट रिमेम्बर कि हमारे खुद के हीरोज हैं। वो रिस्पेक्ट होता है ना, वो रूट्स पे जब हम ध्यान देते हैं ना, तो अंदर से शक्ति आती है कि अब दुनिया में कहीं भी चले जाओगे ना, आपको किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, या कम समझने की जरूरत नहीं है। और आप तो खुद जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, कि आर्मी में बहुत अपनापन है, बहुत लॉयल्टी है, बहुत लगाव है, कि किसी एक को भी कुछ होता है ना, तो सबको लगता है कि अरे कैसे हो गया, ये तो गलत है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे ऑडियंस से शेयर करेंगे कि ये जो लॉयल्टी है, ये कैसे बनती है इंडियन आर्मी में, क्योंकि ये हर आर्मी देखिए, में ये लॉयल्टी नहीं है। हाँ देखिए, हमारे जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं, हम्म। ट्रेनिंग जो है बहुत बड़ा पार्ट है इंसान और सैनिक के जो है जीवन को चेंज करने का। हम वहीं से जब ट्रेनिंग के दौरान ही हर चीज सीखते हैं, समझते हैं कि देखिए, आपका जो साथी है आपका ही सब कुछ है। हम्म। आपकी माँ भी है, भाई भी है, बहन भी है, सब कुछ यही है। अगर तुम इसके ऊपर विश्वास करोगे तो ये आपके ऊपर विश्वास करेगा। और जब कठिन से कठिन परिस्थिति आएगी तो यही आपका साथ देगा। यस। और ये जब बॉन्डिंग बनती हुई चली जाती है, देखो बॉन्डिंग कैसे बनती है, इंसानों की बॉन्डिंग, हम भी तो इंसान है, सैनिक होने से पहले एक बॉन्डिंग इंसान, तो उस बॉन्डिंग बनाने का देखिए, आप जिस प्रकार की एनर्जी दूसरे को दे रहे हैं ट्रू। और वैसी एनर्जी आपको मिल रही है, जैसी अगर समान एक जैसी एनर्जी दोनों की मिल जाती है तो हमारे बॉन्डिंग बनते चले जाते हैं। और जिसके साथ आप सबसे ज्यादा रहते हो, अपने आप उसके प्रति लगाव पैदा होता ही चला जाता है। और ये ऐसा लगाव नहीं, एक आत्मिक लगाव है, एक दूसरे के प्रति आत्मिक समर्पण होता है। और इतना गहरा हो जाता है कि अगर सामने से गोली आती है तो उसको बचा देता है, खुद जाकर के गोली को खा लेता है। वो बस उसके अंदर यही एक लॉयल्टी है, यही उसके अंदर लगाव पैदा होता है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट, हमारी ट्रेनिंग और एक दूसरे के प्रति एक सकारात्मक एनर्जी को एक साथ कनेक्ट करते हैं। जब आपके अंदर थोड़ा सा भी नेगेटिव एनर्जी दूसरे को देने लगेंगे तो आपके पास भी वो वही सेम आएगा। हम्म। दोस्तों, ये ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के अंदर जो चीज आप फेंकोगे, जो चीज आप बोलोगे, जो चीज आप दोगे इस ब्रह्मांड को, वही चीज आपके पास लौट करके आएगी। आप जितने अच्छे पॉजिटिव ऊर्जा जिस व्यक्ति को दे रहे हो, वो व्यक्ति भी आपको वही चीज देगा और आपके जो संबंध है बहुत गहरे, पवित्र होते चले जाएंगे। एक लगाव पैदा हो जाएगा, एक आत्मिक लगाव हो जाएगा और आप उस व्यक्ति के प्रति एक लॉयल हो जाओगे। और व्यक्ति के प्रति लॉयल हुए तो जिस संस्था में है आप संस्था के प्रति लॉयल हो जाओगे।
और ये लॉयल्टी आपको आपके त्याग और बलिदान की तरफ प्रेरित कर देती है। तो ये इस तरह से अगर आप अपने दोस्त, चलो आप सेना में नहीं है, संस्था में किसी संस्था में काम कर रहे होगे, साथ में रह रहे होगे, घर में रह रहे होगे, तो आप अपने उस अजीज को, अपने उस साथी को आप पॉजिटिव ऊर्जा दीजिए, और पॉजिटिव ऊर्जा दोगे तो आपका जो है रिलेशन, आपके संबंध बेहतर बेहतर और बेहतर होते चले जाएंगे, और आप लॉयल हो जाओगे और वो भी आपके प्रति लॉयल हो जाएंगे। और एक और बहुत बड़ी बात है, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो कभी ये नहीं बोलते हमारे सैनिकों को कि तुम लोग जाओ, वो हमेशा आगे से लीड करते हैं। तो इससे भी बहुत असर पड़ता है। जैसे कि विक्रम बत्रा, उन्होंने जो वो जेसीओ साहब थे उनको हटा के बोला आपके तो बच्चे हैं, मुझे जाने दीजिए, और वो शहीद हो गए। आई थिंक उससे भी वो लॉयल्टी आती कि हमारा ऑफिसर बिल्कुल हमारे को नहीं जान के खतरे में डालेंगे। बिल्कुल, हमारा जो भी कमांडर होता है, चाहे वो अफसर हुआ, जेसीओ, जो टीम कमांडर खास करके, वो टीम कमांडर अपनी टीम के सदस्यों को पीछे करता है, बल्कि वो आगे आता है। तो लीडर वही है, लीड बाय एग्जाम्पल। अगर वो लीड बाय एग्जाम्पल दे रहा है तो ऑटोमेटिकली पीछे वाले लोग अपने आप आएंगे। तो हमारा जो है, चाहे ऑफिसर हो, चाहे जेसीओ हो, चाहे हमारा हवलदार, जो कि एक टीम के रूप में लीड करते हैं, तो वो एक सीनियर लेवल से लेकर के एक जूनियर लेवल तक जो हमारी लीडरशिप क्वालिटी है, वो बहुत ही बेहतरीन है। और इसी लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर, इस लीडरशिप की बदौलत हमारे जवानों के अंदर उनके ऊपर विश्वास और भरोसा पैदा होता है। सच बात है। इनफैक्ट मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। मैंने जनरल कार्डोजो का इंटरव्यू लिया था, वो 1971 वॉर में, आप तो जानते होंगे, उन्होंने अपना खुद ही खुकरी से अपना पैर काट दिया था। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि तब भी बहुत ठंडी थी। उन्होंने बताया था कि वो गोरखा रेजिमेंट ने 9 दिन और 9 रात बिना पानी और खाने की लड़ाई के बगैर लड़ाई की थी। तो उन्होंने बताया कि जब 8,000 सैनिकों ने हमारे 528 या 523 सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए थे पाकिस्तानी, तो कार्डोजो सर ने बताया कि एक पूरा ट्रक 3 टन भर के ब्लैंकेट्स थे पाकिस्तानी आर्मी के। जनरल कार्डोजो ने पूछा वो पाकिस्तानी जेसीओ से कि साहब ये आप अपने सैनिकों को दे रहे हो या वापस सबमिट होने जा रहे हैं? Coming back to that story, when I went across to the enemy, and we had no blankets. It was very cold. So I saw a truck full of blankets. So I called the JCO, Pakistani JCO, and I said, "Are these blankets for your men, or are they for your stores?" So he said, "It's for the stores. Don't your Jawans have blankets?" I said, "We haven't come here to sleep. We've come here to destroy you." So he accepted that. And then I said, "Once you have distributed these blankets to my Jawans, if any blankets remain, can you give them to my officers?" And he said, "Are you telling me that your officers don't have blankets?" So I said, "Saab, if my men don't have blankets, how can my officers have blankets?" And he came to attention and he saluted me and he said, "Janab, अगर हमारी फौज में भारत जैसे ऑफिसर थे, ये दिन हम नहीं देखना था." So that was a tribute of a Pakistani JSU to the Indian Army officer and his men. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है जो आपने भी बोली कि हमारे लीडर्स चाहे वो किसी भी उस पे हो, वो दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। और एक और चीज मैंने देखा है कि हमारी आर्मी बहुत स्पिरिचुअल है, और आप तो बहुत स्पिरिचुअल है, आपकी बातों से ही लगता है। और हम लोग को भगवान पे, मतलब आप किसी भी गॉड, जो भी आपका रिलीजन है, उस पर भरोसा बहुत होता है। मैंने खुद भी देखा है, मेरी खुद की जिंदगी में एक बार बहुत डिफिकल्ट टाइम था कुछ साल पहले, और ऐसे लगा था कि अब बस अब नहीं बचूंगी। तो मेरी भी ये दूसरी जिंदगी आपसे तो मैंने शेयर किया था। तो मुझसे ना मेरे थोड़े बहुत इंटरव्यूज हुए हैं, स्पेशली इंडिया के बाहर के जो इंटरव्यूज है, वो हमेशा पूछते तो आपने इतनी जल्दी कैसे अपना लाइफ रीबिल्ड किया।
तो वो सोचते हैं मैं कुछ पूरा बहुत बड़ा कहानी बताऊंगी, पर मेरा यही आंसर होता है स्पिरिचुअलिटी। जो हम मेडिटेशन, प्राणायाम और वो जो डीप फेथ होता है ना कि एक शक्ति है जो हमारा ध्यान रख रही है, जो हमें गाइड करेगी, उससे जो अंदर की शक्ति है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर सक्सेस? सफलता के लिए जीवन में कितनी जरूरी है स्पिरिचुअलिटी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप किसी के ऊपर फेथ नहीं करते हैं हम्म। तो आप बहुत जल्दी डिमोरल हो जाएंगे और अपने हम्म। आप को खो भी देंगे। ये एक जिंदा रखने के लिए एक बहुत बड़ा विश्वास है। हम्म। हम जब बीमार होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, तो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है और प्रेयर करता है, हे परमात्मा इस परिस्थिति से मुझे निकाल दे, मेरे को ठीक कर दे, ये कर दे। सच में तो न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में, न चर्च में भगवान नहीं बैठा हुआ है, बस एक आस्था और विश्वास बैठी हुई है, जो उनको देख करके अपने अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है, कि एक आस्था बन जाती है, एक कि वो अब ठीक हो जाएगा, हाँ वो मेरे को ध्यान रखेगा। तो फौज के अंदर, क्योंकि फौज एक हिंदुस्तानी संस्कृति और परंपराओं का संग्रह है। जैसे इंडियन कल्चर, हमारे गांव का एक घर का एक बुजुर्ग होता है, पूरा घर उसी बुजुर्ग के इशारों से चलता है, उसी के कहने पे चलता है। तो सेम हमारी फौज का भी जो है एक वही ट्रेडिशन है, वही कल्चर है, एक ही होगा, घर का बुढ़ा एक ही होगा और उस बुढ़े से जो है पूरा घर चलेगा, उसकी बात हर व्यक्ति को माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है कल्चर रहा है, क्योंकि हम इंडियन का कल्चर भगवानों का रहा है, विश्वास और आस्था का रहा है, तो वो कल्चर हमारी फौज में भी है। और वही फौज जब भी किसी काम को करने के लिए जाती है तो वो जरूर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में प्रेयर करके जाते हैं। और हम सबको साथी का साथी पर विश्वास होता है, अपने हथियार पे होता है, अपने अम्युनिशन पे होता है, अपने इक्विपमेंट पे होता है, अपने लीडर पे होता है, अपने काम पर होता है, और लास्ट में उस परमात्मा के ऊपर होता है। और सच है ही, एक कोई ना कोई तो एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। नहीं तो इतने बड़े बड़े रिसर्च हो गए, इतनी बड़ी साइंस ने सब कुछ खोज निकाला, लेकिन आज तक वो चीज नहीं निकाल पाए, खोज पाए कि जिससे इस शरीर से क्या चीज निकलती है, तो ये शरीर बदबू मारने लग जाता है, और इस शरीर के अंदर वो चीज रहती है तो ये शरीर फूलों की तरह महकता है। हिंदुस्तानी संस्कृति में, हिंदुस्तानी जो है और हिंदुओं में इसको आत्मा कहा जाता है, साइंस में इसको पावर बोलते हैं। तो यही है, ये एक पावर, एक एनर्जी, ये एक आत्मा किसी ना किसी एक परमात्मा का अंश जरूर है। और उसी, जब सच बात यह है कि जब आप प्योर आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा को सोचेंगे तो परमात्मा की शक्ति आपके अंदर संचारित होती है। जब आपका आत्मिक, आपका शारीरिक, आपका आध्यात्मिक सब कुछ जो है मिटता हुआ चला जाए, लेकिन फिर भी लास्ट में आस्था बची रहे, तभी तो ईश्वर की शक्ति आती है। सच बात है। और बहुत अननेचुरल सिचुएशंस में, जैसे आपने खुद अपने जीवन में देखा कि 15 बुलेट खा के भी कोई ये नहीं कि वहां बेहोश हो गया, आप आगे गए, वो भी रेंगते हुए, वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होगा, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। आपने देखा, और मतलब कि 15 बुलेट अपने आप में, मतलब मैं सोच नहीं सकती हूँ। ऑल्दो आप मेरे सामने बैठे, पर मैंने बोला ना कि जब बाद में लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे कैसे होते हैं सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव जैसे लोग, होते कैसे हैं। पर वो शक्ति थी, आंतरिक शक्ति, कि आपको ये भी था कि ब्लड लॉस तो हो रहा होगा, कि मुझे ये देखना है, मुझे नीचे जाना है और अपने बाकी साथियों को आगाह करना है। तो ये शक्ति तो वहीं से आती, वरना तो हम लोग तो नॉर्मल कुछ होता है बोलते बाप रे अभी तो खत्म है, कुछ नहीं हो सकता। तो
ये बहुत बड़ी बात है। एंड मैं इसलिए भी चाहती हूँ कि जो हमारी ऑडियंस देख रही है, आप प्लीज को जो लाइफ में करना है करिए, बट एक बेस जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी में जरूर होना चाहिए। और कुछ नहीं तो 15 मिनट सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाए, वो लाइफ में बहुत ऊपर नीचे होता है, इससे बहुत ज्यादा शक्ति होती है। वैसे ग्रेनेडियर्स का वो क्या है, वॉर क्राई? जैसे मेरे पापा का था, हम पापा है मराठा रेजिमेंट, तो उनका था हर हर महादेव। तो आप लोगों नहीं, का हमारा क्या? है सर्वदा शक्तिशाली। सर्वदा शक्तिशाली। ओ सही है। हम लोग का था, मुझे हाँ, याद है, हर हर महादेव। वैसे तो सर्वत्रो हाँ, इज्जत हो इकबाल। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है आपसे बात करके। थैंक यू, और थैंक यू। आप अगर हमारे यूथ को, जो कि बहुत जरूरी है, आप अगर कोई मैसेज देना चाहे तो आप क्या देंगे? बिल्कुल, मैं यूथ को और यही देना बताना चाहता हूँ कि देखिए, मिट्टी से हम पैदा हुए, मिट्टी में मिल जाएंगे। हम्म। धुआं बन करके जल करके खाक में मिल जाएंगे। हम अगर हमने इस धरती माँ की इज्जत नहीं करी, इस देश की इज्जत नहीं करी, तो हमारी भी इज्जत नहीं हो सकती, आपकी इज्जत भी नहीं हो सकती। सच बात है। आप कोई भी काम करो, किसी भी क्षेत्र में रहो, लेकिन काम को करते समय जरूर ये सोचना, इस राष्ट्र का अपमान ना हो जाए, सच इस काम से राष्ट्र जो है पीछे ना चला जाए। बस अगर आपने हर काम में राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा, तो सच मानिए कि आपका व्यक्तित्व चेंज हो जाए और आपकी सोच चेंज हो जाए। अगर यूथ का व्यक्तित्व और सोच चेंज होगी, तो पूरा राष्ट्र चेंज हो जाए। और यही आप लोग तो राष्ट्र की शक्ति हो। जिस तरह से राष्ट्र को आप रखना चाहते हो, ले जाना चाहते हो, जिस दिशा में भी, ये तो राष्ट्र उस तरफ ही चला जाएगा। अरे राष्ट्र तो आपका एक रथ है और आप उसके सारथी हो, और सारथी वहां जहां आप इस रथ को ले जाना चाहता है, सारथी तो रथ को वहीं ले जा सकता है। इस राष्ट्र को, ये राष्ट्र समृद्ध था, समृद्ध है और समृद्ध ही रहेगा। सशक्त था, सशक्त है और सशक्त ही रहेगा। ये पावरफुल हुआ, पावरफुल है और पावरफुल ही रहेगा। आप सब मिल गए तो सुपर पावर भी बन जाएगा। एब्सोल्युटली। आप और राष्ट्र है तो हम हैं। राष्ट्र, राष्ट्र से हमारी पहचान। ये मैं सब फौजियों से पूछती हूँ कि एक फौजी अपने देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि एक फौजी अपने देश से क्या चाहता है, या रादर अपने देशवासियों से क्या चाहता है? बस देश का प्यार, देशवासियों का प्यार, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, आप मेरे शो पर आए, आपने इतनी इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी हम सबसे शेयर की। एंड आई वुड लाइक टू लीव यू विद दीज ब्यूटीफुल लाइंस दैट आई हैड रेड समवेयर। लिपट कर वतन कई तिरंगे में आज भी आते हैं, यूं ही नहीं दोस्तों हम आजादी मनाते हैं। चलो अब तो सभी भारतीय एकजुट हो जाएं और भारतीय सेना के मनोबल को और बढ़ाते हैं। जय हिंद। जय हिंद। एंड प्लीज आप ये जो वीडियोस है हमारे इंडियन आर्मी की वीरता के, वो आप देखें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारे इंडिया के सैनिक कितने वीर हैं। उनका कोई वर्ल्ड में मुकाबला नहीं है। और अगर आप इंडियन आर्मी फैंस हैं तो कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में इंडियन आर्मी फैंस के नाम का एक लिंक है, उसे भर दें। जब भी इंडियन आर्मी पर मैं कुछ भी बनाऊंगी, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी।